सभी लोगों को नमस्कार। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज स्टडी जो है उसे कंप्लीट करते हैं। आज हमारी जो कोर्स है आईसीटी का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कल जो था फिशिंग के टॉपिक तक आई थिंक हम लोग पहुंचे थे और इसके बाद हमें देखना था। तो फिशिंग क्या था? फिशिंग एक जस्ट क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस एक जिससे कि कोई फ्रॉडलेंट, कोई गलत व्यक्ति, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने पिक्चर में आ रहा है कि इस तरीके से एक व्यक्ति एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की जानकारियां ले रहा है, यानी कि वो क्या है, फिशिंग इज ए फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट जिसमें आपका यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, इन सभी चीजों को वह ट्रस्ट वर्दी एंटिटी बनकर आपके सामने आता है कि आपके सामने वो ऐसा प्रेजेंट होगा कि वो सही चीज है और अपना जैसे सॉफ्ट के रूप में या किसी डिफरेंट वेबसाइट के थ्रू वह इन चीजों को कर सकता है और उसके माध्यम से वह आपके सारे इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स होते हैं उसे की कोशिश करता है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ट्रस्ट वर्दी एंटिटी के रूप में वह आपके सामने प्रेजेंट होता है, यानी कि वो आप उस पर विश्वास करते हो और बाद में वो पीछे से आपका सारी चीजें गलत आपके सेंसिटिव जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसे करने की कोशिश करता है। तो ये हमारा फिशिंग। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है ज्ञान वाली। अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में स्टडी करेंगे कि आईसीटी का यूज किस तरीके से हो रहा है हमारे कम्युनिकेशन के लिए या फिर हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टडी के फील्ड में, हायर एजुकेशन, इनमें कैसे यूज हो रहा है। तो इसके बारे में हम लोग ने थोड़ा सा स्टडी पहले भी कर रखा है, अभी भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे। जैसे ज्ञान वाणी है, तो ज्ञान वाणी क्या है? एक रेडियो एफएम रेडियो चैनल है जिसके हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में क्या होता है, आपको ज्ञान मतलब जो एजुकेशन है वह दिया जा रहा है। अब वो एजुकेशन हो सकता है आपको वीमेन से रिलेटेड, चाइल्ड फेयर से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इन सारी चीजों के ऊपर हो सकती हैं। और साथ ही साथ ये जो कंडक्ट करवाते हैं, कौन करवाते हैं, इसमें बेसिकली एनसीईआरटी होते हैं या एनआईओएस के जो होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज, ये सारे लोग मिल करके ये सारी चीजें कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं। यानी जो है ये एक सरकार के द्वारा चलाई गई एजेंसी है जिसमें आपको ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल करवाई जाती हैं डे टू डे प्रोग्राम के रूप में। तो ये रेडियो चैनल होता है, आप चाहें तो आप भी इसे सुन सकते हैं, ज्ञान आपको भी प्राप्त होगा यहाँ से। दूसरा है ज्ञान धन। यह क्या है? यह एक वीडियो चैनल, कहने का मतलब टीवी चैनल है और इसमें दूरदर्शन केंद्र, इग्नू, इनके थ्रू ज्ञान दर्शन करके एक चैनल भी आता है। और आप कभी कभी देखते हो कि पुराने टाइम में आपके चैनल पे कुछ समय के लिए ज्ञान दर्शन या इसके आधा घंटा एक घंटा दूरदर्शन के ऊपर भी टेलीकास्ट किया जाता था पुराने समय में, आप देखते होंगे। अगर आज तो दूरदर्शन का समय नहीं रह गया क्योंकि आपके पास बहुत सारे अदर फैसिलिटीज चैनल्स अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ज्ञान दर्शन आज लेकिन चल रहा है और ये से जो पूरी तरीके से जो संचालित की जाती है वह सरकार के माध्यम से इसे पूरी तरीके से संचालित की जाती है। तो यह भी एक चैनल है जो हमें ज्ञान, हम तक ज्ञान पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वयं के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। स्वयं का फुल फॉर्म और ये सारी चीजें हम वहां पर देखी थी। स्वयं भी एक है स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स, इज ए प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो ये जो मिनिस्ट्री है उसके माध्यम से इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स जो कि आप हायर एजुकेशन में लेते हो उन सभी चीजों को इसमें कवर किया जाता है। तो इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, वहां पे आप देख सकते हैं और वो सारी चीजें वहां पर आपको और भी अच्छे से।
साथ ही ये सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं। एमओसी के बारे में भी हमने पढ़ा था, ये ऑनलाइन कोर्स होता है, ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैं तो यहाँ कहने का मतलब कोई भी इसे यहाँ के माध्यम से क्या कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है। और इसमें स्पेशली क्या था कि आपको हायर एजुकेशन ही, जैसे कि आपको टेक्निकल एजुकेशन जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर आपको, जैसे बी का कुछ करना है इस तरीके से चीजें, तो वो चीजें एम डबल ओ सी वो आपको वहाँ पे काफी हेल्प करता है। तो जो हायर लर्निंग या टेक्निकल एजुकेशन के लिए एमओसी ज्यादा बेनिफिशियल है। उसी तरीके से चैनल है, ये बहुत सारे चैनल हैं, इसे आपको बस ध्यान रखना है। जियान नाम का चैनल है, और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि ज्ञान है किस चीज के लिए, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हमारे कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हायर एजुकेशन या फिर जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, उन तक बाहर से कुछ ऐसी चीजें अवेलेबल उन तक कराई जा सके जो आउटसाइड ऑफ इंडिया में प्रेजेंट है, इंडिया में प्रेजेंट नहीं, तो उन तक वो सारी रिसोर्सेज, वो सारी चीजें जो कि हमारे देश से बाहर हायर एजुकेशन में प्रेजेंट है, हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वो सारी चीजें हम इंडिया में स्टूडेंट तक पहुंचा सके, ताकि उनका एकेडमिक जो एक्सीलेंस है वो और भी बेहतर हो सके, उनका एकेडमिक रिसोर्स जो है वो पूरी तरीके से उन्हें प्राप्त हो। तो जितने भी आप हायर जैसे कि कॉलेज में जाएंगे जो काफी नामी हैं, जैसे आईआईटी हो गया, एमयू हो गया, या इस तरीके के जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटीज हैं, तो इनके अपने अपने एक हब होता है जिसके माध्यम से ये उस तरह के एजुकेशन को क्या करते हैं, बार बार अपने स्टूडेंट के बीच में प्रेजेंट करते रहते हैं। वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट चीज होती है लाइब्रेरी के फॉर्म में वो अवेलेबल करवाते हैं, या बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहाँ से आपको वो सारी चीजें मिलती रहती हैं। तो ये सारी चीजें हैं ज्ञान, और ये मतलब आपको एक्सीलेंस यानी एकेडमिक एक्सीलेंस को और बेटर ग्लोबल लेवल पर हमारा एक्सीलेंस बन सके, उस चीज को फुलफिल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ज्ञान के बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है डिजिटल डिवाइड। अब ये जो है डिजिटल डिवाइड एक मतलब वर्ड है, ये इस वर्ड को शो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको सामने पिक्चर में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों के पास जो डिजिटल चीजें हैं, यानी कि जो इंटरनेट है, सारी चीजें जो फैसिलिटी है वो बहुत आराम से अवेलेबल है, और कुछ लोगों के पास यह अवेलेबल नहीं है। तो कंप्यूटर को जानने वाले लोग और उनको उसको न जानने वाले लोगों के बीच जो गैप है, जो एक डिवाइड है, यानी कि अब आप बहुत सारे काम कर सकते हो और वो बहुत सारे काम वैसे नहीं कर सकते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है। तो ये जो गैप है उसको एक टेक्निकल टर्म बोला गया है, नाम दिया गया है, जिसे कहा गया है डिजिटल डिवाइड। तो इस टेक्निकल टर्म को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये पूछ भी गया है, और वहां पे इस तरीके से टर्म भी अदर रहेंगे जो आपको लगेगा बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि डिजिटल डिवाइड ही उसके लिए स्पेसिफिक टर्म प्रोवाइड किया गया है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो अब हमारे सामने क्वेश्चंस हैं और इसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, व्हाई वुड बीसीसी बी यूज्ड इन ईमेल। ईमेल में बीसीसी का यूज क्यों किया जाता है। अब आपके सामने हमारे जो भी थे चीजें, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, अब हमारे साथ सिर्फ क्वेश्चन साथ चलेंगे। अच्छा सॉरी, एक टॉपिक और रह गया है, मैंने सोचा था, और वो इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, फिर उस टॉपिक पर हम लोग आते हैं। हम एक्सेल के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेंगे, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही है, सभी लोग बहुत बढ़िया, आप लोग सही आंसर कर रहे हो। इसका आंसर क्या है, थ्री। थ्री आंसर क्यों है, थ्री इसलिए आंसर है
क्योंकि बीसीसी का मतलब ही क्या होता है कि बीसीसी वाले अदर को तो देख सकते हैं, लेकिन बीसीसी में जो प्रेजेंट है उन्हें कोई नहीं देख सकता है, ना सीसी वाले ना टू वाले। तो जैसे सबसे पहला है अलाउ द रेसिपिएंट टू आइडेंटिफाई ऑल अदर रेसिपिएंट्स इन द लिस्ट व्हेन अ ग्रुप ईमेल एड्रेस इज यूज्ड। तो हर कोई एक फाइंड कर सकता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, ये पूरी तरीके से छुपे होते हैं। अलाउ द सेंडर टू इंडिकेट हु द ईमेल इज फॉर इफ देयर इज मोर देन वन पार्टिसिपेंट। तो ये भी गलत है, यहाँ पे भी यही चीज हो रही है कि यही भेज रहे हैं, ये मतलब इंडिकेट कर रहा है। Allow the sender of a message to conceal the recipient entered in the BCC field from the other recipient। यानी कि उन्हें क्या करता है, अदर रेसिपिएंट से वह छुपा करके, उनसे वह, उन्हें पता नहीं होता कि इनके पास भी मैसेज भेजा गया है। तो ये यही चीज है कि उन्हें यह पता नहीं होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा करेक्ट है। और हिंदी में जिन्हें देखना हो तो वो नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, इससे पहले कि इससे हम लोग कंप्लीट करें, उससे पहले हम लोग अपनी थ्योरी में एक पार्ट जो थोड़ा बच गया है उसके ऊपर हम लोग आते हैं। ये मैंने एक अनटाइटल्ड, मतलब गूगल स्प्रेडशीट जिसे आप कहते हो, स्प्रेडशीट जिसमें हम लोग डाटा को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो ये स्प्रेडशीट आपके सामने प्रेजेंट है और इसमें कुछ चीजें हैं पूछी गई हैं, इसलिए इसे मैं आपके सामने प्रेजेंट की। जैसे कि आप मान लीजिए कि ये डिफरेंट डिफरेंट नेम है, यहाँ अमित है, सौरभ है, रोहित है, राम है, ये डिफरेंट लोग हैं। और ये मान लीजिए कि ये उनको किसी को पैसा देना है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि पैसे उनको देना है, 30 दिन तक देना है, इसे 40 दिन तक देना है इतने रुपए, इसे 43 डेज तक, इसे 75, इस तरीके से हम एज्यूम कर ले। ये नंबर ऑफ डेज हो गए, ये नंबर ऑफ रुपीज जो इसे देना है अमित को किसी और को। तो अगर हमें कैलकुलेशन करना है कि ये टोटल कितना देगा, पूरे मतलब 30 दिन में इसका टोटल कितना प्रोडक्ट होगा, तो इस प्रोडक्ट को जब भी हमें करना होता है कि इस प्रोडक्ट को आप कैसे कीजिए, कैसे निकालिए, तो सीट, एक्सेल सीट में बहुत ही सिंपल फॉर्मूलाज होते हैं और उसके हेल्प से आप इन चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसके पहले, इसके लिए सबसे पहले आता है एक इक्वल टू का साइन। जैसे ही आप इक्वल टू साइन देते हो तो अब आप फॉर्मूला के लिए रेडी हो जाते हैं, यानी कि आप फॉर्मूला को आप वहां पर प्रेजेंट कर सकते हो। तो वो क्या होता है कि सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन आता है, उसके बाद जिसे भी आपको इक्वल के बाद जो भी आपको यानी कैलकुलेशन करना है, तो जैसे अभी हमें 500 और 330 को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम लोग 500 को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप 500 को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर देखिए आपका B1 आ गया। B1 का क्या मतलब हो गया, B1 का मतलब हो गया कि जो अब आपका B1 का फील्ड है, यानी जो आपका 500 है, वो हमारा यहाँ पे इंक्लूड हो गया। और इसके बाद इसे हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 30 के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई देंगे, तो यहाँ पे कंप्यूटर से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 से। तो यहाँ पे 30 के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे C1 आ गया। तो अब जो है B1 इंटू C1, ये ऑटोमेटिकली अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, रेडी हो गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला रेडी हो गया। अब इस पर जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये आपका दोनों मल्टीप्लाई होकर के आ गया। तो ये फॉर्मूला आपका होता है कि किसी भी एक्सेल शीट में फॉर्मूला करने के लिए आप जैसे ही देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है कि क्या ये फॉर्मूला। इसे आप थोड़ा सा जूम कर लीजिए तो आपको ज्यादा अच्छे से वो दिखेगा। सभी लोग अपने अपने स्क्रीन पे जूम कर लीजिए तो आपको अच्छे से वो दिखेगा। तो B1 की वैल्यू क्या है, 500, और C1 की वैल्यू क्या है, 30, और 500 को 30 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 आएगा। और इस पर फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, तो ये जब आप फॉर्मूला लिख देते हो तो उसके बाद ये फॉर्मूला यहाँ पे दिखते रहता है, यानी कि इस फील्ड पे क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, B1 इंटू C1। अब इसके बाद क्या है कि क्या हम यही फॉर्मूला, अभी ये कैलकुलेट, इसे भी इससे मल्टीप्लाई करना है, इसे भी इससे मल्टीप्लाई करना है,
तो क्या हम इसे बार बार कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे? उससे अच्छा तो हम कैलकुलेशन करके लिख देंगे। तो इतना करने की हमें जरूरत नहीं होती है। इसे बस यहाँ पर लाइए, ये जैसे ही प्लस साइन आएगा इसे ड्रैग करके नीचे तक आप ले आइए, और जैसे ही आप नीचे लाओगे ये देखिए आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर अब आप क्या देख रहे हो कि जैसे ही ड्रैग करके मैंने नीचे लाया, ये हर एक टर्म, यानी कि अब इस पे अगर कौन सा फॉर्मूला है तो B2 इंटू C2, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। इस पर अगर हम आते हैं तो B3 इंटू C3, उसके नीचे आ रहे हैं तो B4, यानी कि हर एक ये ऑटोमेटिकली यहाँ से नीचे मैंने ड्रैग किया तो इसके जितने भी कॉलम थे आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। तो ये दोनों कॉलम, ये दोनों कॉलम, यानी जो फॉर्मूला आपने फर्स्ट कॉलम के लिए, फर्स्ट रो के लिए बनाया था, वही फॉर्मूला सारे नीचे के रो के लिए आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला डिजाइन किया जाता है। अब यहाँ पर एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि जैसे यहाँ पे B1C1 है 15,000, तो ये मतलब B1C1 अगर हमें निकालना है तो वो कितना आएगा। तो आपको क्या होना चाहिए कि इस चीजें में फॉर्मूला क्या होता है, और B1 इंटू C1 है तो क्या आएगा। और इसी में एक और चीज जो डिफरेंट आती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। वो क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये सारी चीजें जो डिजिट हैं वो प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली इसे क्या सिलेक्ट करता है, जीरो। और इनसे मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या था, जीरो। यानी कि अगर यहाँ पे कोई डिजिट प्रेजेंट नहीं है, कोई नंबर नहीं प्रेजेंट है, तो ये जो दे रहा है क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। और आपको मान लीजिए कि इस 30 से ही इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। अभी तो डिफरेंट डिफरेंट से करना था, अब मान लीजिए कि 30 से ही सभी को करना है, तो क्या हमको सभी बार हर बार 30 लिखना पड़ेगा? तो इसकी भी जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे बस थोड़े से फॉर्मूला के ऊपर वर्क करना होता है और सारी चीजें फिर क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अब हम लोग क्या रखेंगे, वो है सबसे पहले इक्वल टू हमने दिया, और मान बी जो है वो चेंज हो रहा है, तो इसे नॉर्मल आप क्या करोगे, सेलेक्ट कर लोगे। तो यानी कि या B1 आप टाइप भी कर दोगे तो वो चीजें हो जाएंगी। और उसके बाद मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट जो नंबर होगा उसमें डॉलर साइन पहले लगाएंगे। तो ये मैंने क्या किया, डॉलर 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 लिखा, और उसके बाद कॉलम कौन सा लेना है हमें, सी। यहाँ पर मैंने क्या डाला, सी। और उसके बाद फिर से आप डॉलर लगा दो यहाँ पर, तो ये हमने दूसरा लगाया। और उसके बाद फिर ये क्या होगा, वन, क्योंकि फर्स्ट कॉलम के लिए है ना, तो अभी वन बाहर में, सॉरी, वन। तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि जो कॉलम था हमारा सी, उसमें हमने क्या चेंजेस कर दिया कि सी के आगे और सी के पीछे हमने क्या लगाया है, डॉलर। वन जो है वो बाहर ही रहेगा, क्योंकि वन को हमें नहीं करना है, हमें सी के कॉलम में ऊपर से नीचे जितने हैं वो सारे हमारे क्या होने चाहिए, आपको हो जाने चाहिए कॉपी ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर जैसे ही इसे करके मैं इंटर करता हूँ, तो ये 15,000 फिट से आ, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। और अब इसे अगर मैं ड्रैग करता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि हर एक कॉलम में क्या मल्टीप्लाई हो गया, 30। इससे भी 30 का मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी 30 का मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी, यानी कि हर एक कॉलम में 500 का 30, यहाँ पर 300 का 30। तो यहाँ पर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। कॉलम को आपको जो हर एक का फॉर्मूला देखो, B1 इंटू C1, नीचे B2 इंटू B3, B4, B5, और ये जो है C1 जो है वो हर जगह C1 ही साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि जैसे ही आप डॉलर लगा देते हो तो ये फिर चेंज नहीं होता, कॉलम 1 के बाद कॉलम 2 नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली उससे क्या कर लेगा, ग्रास्प कर लेगा, उसे ले लेगा। उसी वैल्यू को वो कभी चेंज नहीं करेगा, केवल B1 B2, यानी कि B की वैल्यू चेंज होगी, C की वैल्यू हमेशा वही रहेगी। तो ये होता है डॉलर का यहाँ पे यूज। तो इससे रिलेटेड कभी एक बार शायद क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये चीज बता दी गई है। तो मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई का साइन मैं पहली बार देखा हूँ। मल्टीप्लाई का साइन प्रेजेंट होता है आपके लैपटॉप पर, आप देखना। डिजिट भी मैं आपको बता देता हूँ, 8 नंबर जो डिजिट होता है उसके ऊपर स्टार टाइप से आपको जो दिखता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो वो आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारा जो
आता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सभी लोग को क्लियर हो गया होगा सारी चीजें किस तरीके से हमें करनी है। तो ये बेसिकली एक्सेल सीट में तरीके से यूज किया जाता है, और बेसिकली इसी चीज को लेकर के पूछा जा सकता है, या तो दोनों साइड वो डॉलर लगा दें और या फिर ना लगाएं, उसके साथ मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि डॉलर है तो आपका डिजिट चेंज नहीं होगा, और डॉलर नहीं है तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली चेंज होती चली जाती हैं, और ड्रा करके हम लोग सारे नंबर ला पाते हैं। तो ये हमारा था, और इसके बाद फिर से हम लोग आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप सामने है। By sending an email to differentiate among two CC and BCC. जब हम किसी ईमेल को भेज रहे हैं, तीन जगह, एक ईमेल हमने टू में डाला, एक सीसी में डाला, एक हमने बीसीसी फील्ड में डाला, तो इन तीनों चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? ये शायद हमने क्वेश्चन किया भी है, तो मेरे ख्याल से आपको सही करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आपने बिल्कुल सही बताया। यहाँ पे क्या है कि रेसिपेंट और टू फील्ड का जो मेंबर्स हैं, जो सॉरी टू और सीसी फील्ड के जो मेंबर्स हैं, उन्हें बीसीसी देख सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन टू और सीसी वाले बीसीसी को देख नहीं सकते हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे जहाँ पे भी सीई लिखा हुआ वो एक्चुअली सीसी है। तो यहाँ पे आप ये चीज को समझ सकते हैं कि टू और बीसी को सीसी देख सकता है नहीं, टू देख सकता है नहीं, बीसीसी को कोई नहीं देख सकता, बीसीसी दोनों को देख सकता है। तो ये ओनली ऑप्शन जो है वो थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट है। तो ये बात बार बार आप अपने माइंड में रखते रहिए, ये आपको वहां पे क्लियर होते रहे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। Computer data files that are included with an email message are often referred to as। यहाँ पे तो साइन भी बना दिया गया है, तो आप बहुत जल्दी से फाइंड भी कर लिए, बहुत बढ़िया। तो डाटा फाइल को अगर आपको इंक्लूड करना है किसी भी, तो आप क्या करते हो? अटैच करते हो। अटैच का साइन कहाँ पे होता है? यहाँ पर होता है, प्रेजेंट। तो अटैच आप करते हो, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग क्या करते हैं? अटैचमेंट करते हैं। तो अटैचमेंट कहाँ पर मेल में प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये भी आप देख सकते हैं। तो वैसे आप लोग ये सारी चीजें करते होगे, नई नई जो किए हैं वो एक बार जरूर करें, देखें अटैचमेंट सारी चीजें, तो आपके लिए फिर इजी होनी चीजें समझ। अब यहाँ पर एक 11th नंबर क्वेश्चन है, उसमें ये बताया हुआ है, और कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो पूछ जरूर लेना आप। वायरस होक्स एन अनटू वायरस वार्निंग ईमेल, यानी के पास एक मैसेज पहुंचा वायरस का, लेकिन वो रियल में क्या था? केवल भ्रम, वो आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हेन यू रिसीव ए वायरस होक्स सच एज द वन बिलो, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एक्शन? यानी कि आपके पास मैंने मान लीजिए भेज दिया वायरस का एक कुछ, एक्चुअल वो वायरस है नहीं, लेकिन एक डरावने टाइप से मैंने भेज दिया वायरस है, तो आप क्या करोगे? A new virus has been detected, यानी आपके कंप्यूटर में अब क्या लिखा? वार्निंग करके, a new virus has been detected in your computer, format your hard disk and reinstall all softwares immediately। तो आप क्या करोगे इन चारों ऑप्शन में? आप कौन से ऑप्शन को करोगे? जैसे ही अगर ऐसा मैसेज आपके सामने लिख करके आता है, तो आप क्या करोगे इन चार ऑप्शन में? देखिए, जो भी लोग 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ
कि मैंने आपको डराया, आप तुरंत डर गए, सारी चीजों को आपने कर दिया। तो मैं चाह रहा था कि आप डरो और अपने सारे हार्ड डिस्क को क्या करो, उड़ा डालो, फॉर्मेट मार डालो, सबको फिर से रीइंस्टॉल। यानी कि देखिए, आप एक छोटी सी गलती करोगे और उससे आपको पूरा का पूरा क्या होगा, आपको एक बहुत बड़ा तामझाम आपके लिए हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको हो जाएंगे। तो कोई भी मैसेज आता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, मैसेज आने से आपको कुछ नहीं करना है। मैसेज आने के बाद अगर मान लीजिए आपको कंप्यूटर ओपन होने में दिक्कत हो रहा है, या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, या फिर कोई भी चीज जो आपको एक अनवांटेड मटेरियल टाइप्स आपको चीजें हो रही हैं, या जो आपके कंप्यूटर में पहले चीजें नहीं हो रही थी अभी होने लगी हैं, तब आप समझो कि हाँ कुछ प्रॉब्लम आया है। ऐसे ही कोई मैसेज आता है और आप तुरंत ही फॉर्मेट में देते हो, तो इसका मतलब है कि वहां पर उसने डराने की कोशिश की और आप डर गए, यानी कि उनका काम हो गया। हो सकता है कि आपके पास कुछ अच्छे इंफॉर्मेशन हो और वो उसे डिलीट करवाना चाहते हो, तो वो तुरंत ऐसा कुछ मैसेज बना के आपके पास भेजेंगे कि व्यक्ति डरते ही सब चीज फॉर्मेट मार देगा। तो ये मैसेजेस जो हैं उसे हमें क्या करना है, बेसिक जो सभी लोग ने जो कहा, बिल्कुल इग्नोर कीजिए। तब तक इग्नोर कीजिए जब तक कि आपके कंप्यूटर में उससे रियल में कुछ आपको होता हुआ दिख ना रहा हो, यानी आपको ऐसा एहसास ना हो कि हाँ चीजें कुछ जो हैं पहले जैसी नहीं हो रही हैं। आप ध्यान से पूरा मुआयना किए, आप एंटीवायरस को लगाइए, देखिए कि क्या क्या है, उसके बाद वो कुछ फाइंड करके बताता है। यानी कि डायरेक्ट आप फॉर्मेट मत कर दीजिए, तो इग्नोर कीजिए, या और जो सामने कंडीशन आते हैं उसके हिसाब से फिर आगे आप वर्क कीजिए। सर ये चीज आते क्यों है, कोई इतना वेला है फालतू में बेहतर है तो सर को ये थोड़ा बता दीजिए। बड़े वेले लोग भी होते हैं और बहुत से इस तरीके से क्या होता है कि आपके कुछ भी, मतलब मान लीजिए मैंने आपको जैसे बोला कि आपके कंप्यूटर, आपका कोई फ्रेंड है, या कुछ फ्रेंड नहीं कहेंगे हम तो इसे, मतलब कोई ऐसा जो व्यक्ति है जो आप चाहता है कि आप परेशान हो, तो वो इस तरीके से मैसेज भेजते हैं जिससे कि आप परेशान होंगे, आप सारी चीजें वहाँ पे जल्दी जल्दी कुछ गलत तरीके से करने शुरू करोगे। और भी इसके पीछे कुछ अदर रीजन भी हो सकते हैं, वो और भी सर्च करना पड़ेगा कि और क्या क्या रीजन हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि उसके पीछे मुख्य रीजन यही है कि आपको परेशान करना, और इससे ज्यादा तो कोई दूसरा रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे उनको कोई फायदा होने वाला तो है नहीं। क्योंकि वायरस आया नहीं तो आपको कुछ भी हार्म होने वाला नहीं है, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो एक भय का वातावरण बनाना, या फिर हो सकता है कि उनको अपना एक कोई एंटीवायरस आपको पहुंचाना हो, तो वो पहले भय का वातावरण बनाएंगे और उसके बाद साइड में तुरंत लिख कर डालेंगे, आप इस एंटीवायरस को डाउनलोड कीजिए और अपने कंप्यूटर को सेव बनाइए। एक अचानक से आपके कंप्यूटर में वायरस डिटेक्ट हुआ है। तो ये सारी प्रोसेस होते हैं, ये तरीके होते हैं कि आप तुरंत सोचोगे कि हाँ चलो इसे जल्दी से इंस्टॉल कर लें, या फिर फॉर्मेट मारिए, ये सारी चीजें आती हैं। तो हमें ऐसा कुछ भी करना नहीं, आपका ध्यान रखना, यानी तुरंत ही आप जो एक डिसीजन लेते हैं उससे बचना है। 12 नंबर क्या होगा हमारा, मोहन टेल्स हिज फ्रेंड्स सोहन, रोहन एंड जॉन। अब देखिए, एक को ने इसने स्कूल में रखा, एक को इसने सीसी में रखा, और एक को इसने बीसीसी में रखा, और उसके बाद भेज दिया मेल, कॉल मी इफ यू कैन कम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, कौन सही नहीं है। बिल्कुल, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ये हम लोग काफी अच्छे से डिस्कस भी कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजन है तो उसे समझ लीजिए एक बार फिर से, कि जो बीसीसी होते हैं वो सबको देख सकते हैं, बीसीसी को कोई नहीं देख सकता है। यानी कि बीसीसी यानी कि जॉन को कोई नहीं देख सकता है, जॉन सबको देख सकता है। तो जॉन रोहन और सोहन दोनों को देख सकता है। तो विच ऑफ द कैन नॉट बी ट्रू, ट्रू की बात नहीं हो रही है, कैन नॉट बी ट्रू। तो जॉन नोज द बोथ सोहन एंड रिसीव देम है, बिल्कुल जॉन जानेगा ही
सोहन नोज डैट बर्थडे पार्टी विल बी है, बिल्कुल मैसेज पहुंचा है तो सोहन को पता तो चलेगा ही। सोहन नोज रोहन रिसीव, हाँ सोहन को रोहन के बारे में पता चलेगा, ये बात सही है। टू को सीसी, सीसी को टू के बारे में पता होता है, लेकिन रोहन नोज दैट जॉन रिसीव बिल्कुल नहीं। रोहन जॉन के बारे में नहीं जान पाएगा। रोहन और सोहन को बस यही लगेगा कि हम दोनों तक मेल पहुंचा है और जॉन के बारे में से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन जॉन को पता रहेगा कि हाँ इन सभी के पास पहुंचा है। तो ये बात आपको समझना है। व्हाट इज स्वयं? स्वयं क्या है? तो बिल्कुल नॉर्मल सा है। देखिए इसमें क्या है कि आपको आंसर अगर करना है तो कौन सा, बिल्कुल आपको सीधा दिखा, डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, ये बिल्कुल सही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, नेम ऑफ ए वेबसाइट भी है, लेकिन हमें बिल्कुल जो सबसे ज्यादा, जब इस तरीके से कंफ्यूज कर रहे हो आंसर, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो है ही, ये वेबसाइट भी है, तो ये क्यों नहीं होगा? तो हमें एक्यूरेट आंसर की तरफ जाना है कि क्या एग्जैक्टली वो क्या है, तो वो उसके बारे में वहां लिखा हुआ है, डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से उसका डेफिनेशन है, तो उसका टाइटल है, तो वो लिखा हुआ है, तो वो पूरी तरीके से करेक्ट होगा। और बढ़िया है, आप सभी ने भी सेकंड नंबर ही बताया है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो अदर ऑप्शन डालते हैं जो आपको सही लगेंगे, लेकिन आपको उस ऑप्शन पे जाना है जो एक्यूरेट हो पूरी तरीके से, सबसे ज्यादा। Identify the encompassing term that involves the use of electronic platform to conduct a company business। कंपनी बिजनेस के लिए कौन सा होता है? बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों को पता है, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म टू कंडक्ट कंपनी बिजनेस, अगर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की बात आ गई तो वहां पर किसका यूज है? ई कॉमर्स, जिसका यूज हो, तो ये बात का ध्यान रखेंगे। कॉमर्स वाली कॉमर्शियल जो चीजें होती हैं वो चीजें वहां पे आ रही हैं। The use of information technology to improve the ability of government to address the needs of society is known as, क्या कहते हैं? जो गवर्नमेंट जनता को नीड को पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट आईटी का जो यूज करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो मेरे ख्याल से बहुत इजी है, ई गवर्नेंस हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज करे तो गवर्नेंस के अंतर्गत आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड? जहां पे भी कंफ्यूजन हो जरूर पूछ लेना आप, मैं जल्दी जल्दी निकल रहा हूं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड? ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी और एमओसीज, तीनों का जो चीज लिखा हुआ है, कौन सा सही नहीं है? चूज द करेक्ट आंसर। तीनों सही है, तीनों सही बात है, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? जो द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए इसमें आपको खोजना है कि नॉट करेक्टली, ये नॉट पर ध्यान रखिएगा। तो 16 का जो 1 है, ज्ञान दर्शन सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल टीवी चैनल, बिल्कुल अभी हमने बात किया है। ज्ञानवाणी एफएम रेडियो, अभी हमने बात किया, ये बिल्कुल करेक्ट है। 1 एंड 2 आर बिल्कुल टोटली करेक्ट। अब लेकिन हमें नॉट करेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो 1 2 नहीं है तो 3 एक तो होगा ही होगा। अब 3 देखते हैं क्या, मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट होता है क्या? नहीं, क्रेडिट नहीं होता है, कोर्स होता है, मैसिव ऑनलाइन कोर्स, एमओएसी। इसलिए फॉर्म आपको पता होना चाहिए।
बाद बाकी अगर ये आपको कंफर्म करता है तो भी आप थर्ड पे टिक लगा सकते हो, यानी थर्ड नंबर ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। Which of the following instructional designs in part of SWAM launched by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? स्वयं का कौन कौन सा चीजें इसमें सारी चीजें हैं जो प्रेजेंट हैं स्वयं के अंतर्गत? फटाफट आंसर कीजिए। फोर्थ नंबर भी आंसर आ रहे हैं और थर्ड नंबर और थर्ड एंड फोर्थ मोस्टली लोगों ने किया है। तो ये देखिए, ई ट्यूटोरियल नहीं होता है क्या? स्वयं में सारी चीजें होती हैं, ई ट्यूटोरियल भी होता है, ई कंटेंट भी होता है, असेसमेंट भी इवेंट होता है और डिस्कशन फोरम भी होता है। स्वयं में सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ई ट्यूटोरियल ई कंटेंट तो होता ही होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो असेसमेंट फिर क्या चीज करेंगे? फिर वो क्या एग्जाम लेंगे तो उसके लिए पहले वो ट्यूटोरियल देंगे तब तो असेसमेंट करेंगे। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन पे तो मेरे ख्याल से आपको जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि 1 2 तो होना ही होना है और थर्ड और फोर्थ भी होता है। लेकिन क्लासरूम टीचिंग टाइप से यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, यानी फिफ्थ ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। यानी कि 1 2 3 एंड 4 इज द करेक्ट, दैट इज थर्ड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ज्ञान सर यहाँ पे ऑप्शन 5 ही होता है तो हम सबको करते, क्योंकि ऑनलाइन तो होता ही है ना सर उसमें। नहीं, स्वयं में जाकर आप एक बार पढ़िए क्या है। स्वयं में केवल आपको सारी चीजें अवेलेबल कराई जा रही है, आप डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन क्लासेस नहीं चल रही हैं आपकी। तो क्लासेस नहीं चलेंगी उस तरीके से, कोई क्लास वहाँ पे लेने के लिए नहीं है कि आपको क्लास ले रहे हैं। हाँ, आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप क्वेश्चन भेज करके डिस्कशन कर सकते हैं, वो अलग चीज है। क्लासेस नहीं होंगी। ओके, थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग होती है वहाँ पे सर? हाँ, रिकॉर्डिंग वाली चीजें मिल सकती हैं आपको वहाँ पे। अच्छी बात ये है कि मोस्ट ऑफ द लोग आंसर सही कर रहे हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और ज्ञान दर्शन लॉन्च बाय इग्नू रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो ज्ञान दर्शन अभी हमने किया, मैं फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? एजुकेशनल टीवी चैनल। ज्ञान दर्शन कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है या फिर ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क नहीं है। ज्ञान दर्शन सिर्फ इंडिया के लिए है और ये दूरदर्शन का पार्ट है। तो दूरदर्शन यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल टीवी चैनल। तो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स ऐसा कुछ भी नहीं है, एकेडमी को उस तरीके की कोई बात इसके अंतर्गत नहीं है। और एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क, तो एफएम नहीं है, ये टीवी चैनल है। कभी कभी हम लोग ज्यादा माइंड लगाते हैं, उसमें गलती हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। नाइनटी नंबर क्वेश्चन, जी हाँ, अब हमने उसे देखा था, ये गलत नहीं होना चाहिए। ये बहुत अफसोस की बात है कि अभी तक सही आंसर सिर्फ एक आया है। तो आप लोग एक्सपर्ट आदमी हो। जैसे ही पता चलता है सिर्फ एक आया तो तुरंत जांच किए और आंसर फिर फटाफट वही आ रहा है। तो एक्सपर्ट तो हो आप लोग। तो हमारा जो रियल आंसर क्या है? थर्ड इज द करेक्ट आंसर।
और यहाँ पर क्या है, इनकरेज इंडियन स्कॉलर्स टू लर्न अब्रॉड। अभी मैंने बोला कि अब्रॉड जाने की इनकरेज करने की ऐसी कोई बात नहीं है, या डिस्करेज करने की भी कोई बात नहीं है कि डिस्करेज इंडियन। डिस्करेज करेंगे भैया, डिस्करेज ही करना होता है तो करो ही मत। इनकरेज ग्लोबल स्कॉलर्स इंगेज विद देयर काउंटर पार्ट्स इन इंडिया, यानी कि ग्लोबल स्कॉलर्स जो हैं वो इंडिया के साथ उनका जो भी उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो इंडिया में अवेलेबल कराई जाए, और उन सारी चीजों को इंडिया में भी क्या किया जाए, प्रेजेंट किया जाए। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी ये करते हैं, कोई प्रोफेसर को बुला लिया या फिर उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट क्या हो जाए, ग्लोबल बेसिस पर अपने आप को तैयार कर सकें। इनकरेज ग्लोबल स्कॉलर्स टू एंगेज विद इंडियन स्कॉलर्स अब्रॉड। अब्रॉड की बात ही नहीं आएगी, जो भी चीज करना है वो इंडिया में करना है। बाहर अगर हो रहा है तो वो ज्ञान का कोई उसके पीछे ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब क्या है कि वह यही चाहेगी कि इंडिया में लोग आए, इंडिया में चीजें बेहतर हो जाए, इंडिया में एकेडमिक नेटवर्क बेहतर हो जाए, वो ग्लोबल लेवल पे हम लोग वर्क कर सके। चलिए बढ़िया है, आप लोग को याद है। 4 इज परफेक्ट। हाँ 4 ही आंसर है। अभी मैंने तुरंत बात किया है कि डिजिटल डिवाइड ही बोला जाएगा। और अदर देखिए नाम जो है वो गलत देखने में नहीं लगेगा। इंटरनेट इनइक्वालिटी बहुत अच्छा टर्म लग रहा है, वेब इनइक्वालिटी ये भी अच्छा सुनने में आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल इम्बैलेंस ये भी कह सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बार बार कहा कि जो उसके लिए डिसाइडेड जो वर्ड्स हैं वो है डिजिटल डिवाइड। तो इसी टेक्निकल टर्म को आप यूज करेंगे डिजिटल डिवाइड को। एक ग्रुप एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड अनदर ग्रुप लैक ऑफ एक्सेस टू इट विल काउज ए डिस्पैरिटी नोन एज, उसे क्या कहा जाएगा, डिजिटल डिवाइड। क्योंकि यही टर्म से किया गया है, तो हमें अपने मन से कोई भी टर्म न्यू नहीं बनाना है, तो इसे ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, इसलिए आपको बताया भी गया है कि ये कंफ्यूजन ना हो, और वो देते भी इसीलिए हैं कि आप कंफ्यूज हो के उसमें फिर आंसर प्लस माइनस किया जाए। Which one of the following is an educational FM radio network? अभी बताया, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ज्ञानवाणी। स्वयं किस चीज को बता रहा है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं? तो अगर आपको ध्यान ना हो मैं बता देता हूँ, 2 नंबर ध्यान रखिएगा, स्टडी वेव। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या क्या, स्टडी स्टडी स्टडी, अब स्टूडेंट कर दिया एक, और स्टडी। तो आप उससे समझ सकते हैं कि कहाँ वो चेंजेस करते हैं। आपको थोड़ा सा चेंज करेंगे, वर्ल्ड कर दिया वेव को, बाकी सारी चीजें फिर सेम कर दी। और यहाँ पर आप एस्पायरिंग और एलिंग, ये दो अवेयरनेस, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। 2 इज द करेक्ट, 22, 2 इज द करेक्ट आंसर। 23 सेम क्वेश्चन है फिर से। सर जरा बैक क्वेश्चन को फिर से स्वयं क्वेश्चन को रिपीट करिएगा सर। ये आपको भेजा हुआ है, वैसे आपको ये पीपीटी जो है भेजी हुई है, और आपको उसमें सारी चीजें हैं। सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, वो आप देख लीजिए। ये जस्ट आपका फुल फॉर्म है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स।
बिल्कुल डिजिटल डिवाइड है, सेकंड नंबर ऑप्शन क्यों दे रहे हैं? डिजिटल डिवाइड अभी तो बात गैप है तो उसके लिए स्पेशल नाम दिया गया डिजिटल डिवाइड। और यहाँ पे डिवाइड करके अलग अलग टेराबाइट डिवाइड, आईसीटी डिवाइड, ये सब कोई वर्ड नहीं, ये बस जबरदस्ती बनाए हुए हैं। तो ये रखिए डिजिटल डिवाइड यहाँ पे जैसे कहा गया। Set of rules used in communications in a network is called। सेट ऑफ रूल्स को क्या कहा जाता है? कल हमने पढ़ा था HTTP, तो वो क्या था? प्रोटोकॉल। क्या था? सेट ऑफ रूल्स यानी प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के हेल्प से हमें पूरा काम करना है। जो प्रेजेंट में क्या है सेट ऑफ रूल्स, HTTP के जो है वो सेट ऑफ रूल्स के रूप में अभी प्रेजेंट है, और भी सारी चीजें हैं तो उससे हमें पता होना चाहिए। सेट ऑफ रूल्स क्या है? प्रोटोकॉल। ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ। ब्लूटूथ किसका एग्जांपल है? मैन, लैन, मैन, वैन। तो ब्लूटूथ यानी सबसे स्मॉलेस्ट, क्योंकि आप केवल ब्लूटूथ से अपने डिवाइस को अपने कंप्यूटर में कर रहे हो, केवल आपका उस पर कंट्रोल है, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। पैन इज द करेक्ट। थर्ड ऑप्शन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट बिगेन विद द डेवलपमेंट ऑफ। इंटरनेट किसके साथ डेवलप हुआ? किसके बाद? मतलब इंटरनेट को पहले किस नाम से जाना जाता था? किसका डेवलपमेंट बाद में इंटरनेट कहलाया? बिल्कुल सही है, आरपा नेट। और इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। और इंट्रानेट क्या होता है? तो इंट्रानेट होता है जैसे कि एक ही कॉलेज में आपका सारी चीजें चल रही है, तो आपको कॉलेज में रहते हुए सारी चीज आपको पता है। मतलब कहने का मतलब कि हर कॉलेज का भी अपना एक नेटवर्क होता है, तो उस तरीके का अगर कोई नेटवर्क बना हुआ है तो वो इंटरनेट कहलाएगा। यानी कि उस कॉलेज में रहने वाले स्टूडेंट जिन्हें एक्सेस कार्ड दिया गया है वही केवल क्या कर सकते हैं? उसे यूज कर सकते हैं। जैसे कहा इंट्रानेट, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक्स्ट्रानेट होता है कि इंटरनेट को आप, जैसे मान लीजिए कि कैंपस में आप प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अपने आईडी में, जो आपका उस कैंपस का आईडी है, तो आप जब आउटसाइड ऑफ कैंपस भी होते हैं और इंटरनेट की हेल्प से आप इंटरनेट में चेंज कर रहे होते हैं, तो उसे कहा जाता है एक्सट्रानेट। कहने का क्या मतलब है कि बाहर के और कोई लोग उसमें जा नहीं सकता है, लेकिन आप जा सकते हो इंटरनेट की हेल्प से, तो उसे कहा जाता है एक्स्ट्रानेट। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो रही है दोनों टर्म, इंट्रानेट और इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। इज इट क्लियर? एक्स्ट्रानेट बारे बता दीजिए। एक्स्ट्रानेट क्या है कि जो आप, जैसे मान लीजिए कि आपके कॉलेज में आपका कुछ आईडी मिला हुआ है और उसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हो, लेकिन आप कॉलेज में नहीं हो, यानी कि वहाँ का जो सिस्टम अटैच नहीं हो। क्योंकि इंटरनेट तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अगर कॉलेज है तो कॉलेज में क्या होगा, आप कॉलेज में जब रहते हो तो बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं उन सभी में क्या होते हैं, आप कनेक्टेड होते हो, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ से मैसेज यहाँ पर आराम से चला जाएगा, यहाँ से यहाँ आराम से चला जाएगा। यानी कि जो ये सारी मैसेज आपस में कंप्यूटर के हेल्प से एक दूसरे से जा रहा है वो इंट्रानेट कहलाएगा। ये पूरा कॉलेज के अंदर का परिसर है। लेकिन ये जो नेटवर्क है वो नेटवर्क का यूज मतलब आप बाहर से कर रहे हो, यानी कि बाहर से इसी नेटवर्क का यूज कर रहे हो। किसके हेल्प से? इंटरनेट के हेल्प से आपने इस नेट में प्रवेश किया और उसको फिर यूज किया, तो इसे हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रानेट। कहने का क्या मतलब है? कहने मतलब ये है कि अब क्या हुआ है कि जैसे कि अब सिर्फ आपका नेटवर्क है वो तो इतना ही है और इन्हीं के बीच में केवल सारी चीजें प्रेजेंट है,
लेकिन उनको एक्सेस करने का अब क्या किया गया, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि आपने इंट्रानेट वाले सिस्टम को एक्सेस इंटरनेट के थ्रू बाहर से भी कर सकते हैं, तो उसे कहा गया है एक्स्ट्रानेट। मेरे ख्याल से चीजें थोड़ी क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तो इस तरीके से चीजें हैं और आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो ये शायद लास्ट पेज ही है, तो यहाँ तक हमारा था अभी प्रेजेंट। और इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो एक्चुअली क्या हुआ था, कल मुझसे फिर से सेव करने में दिक्कत हुआ, तो कई चीजें जो थी वो गायब हो गई थी, इसलिए मैंने उससे आज आपको बता दिया। और ये, हाँ, ये क्वेश्चन आपने कर लिया है, ये भी हो गया। चलिए अब यहाँ से आपको करना है कंप्लीट। तो कंप्यूटर में अगर प्रोग्राम है और वह आप इंसर्ट करके मतलब कॉपी ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है और फैला रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? That is spread by inserting copies of itself into other executable code or documents. तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर वायरस। बिल्कुल, वायरस जो होता है वो अपना कॉपी खुद ब खुद जनरेट करके और फिर दूसरे जगह पर भेजते रहता है। तो इस तरह के कोई भी चीज है तो यानी कि क्या है, वो वायरस है। वो क्या है? वायरस है। उस बात ध्यान रखिए। और सिस्टम अपना कोई कोड वोड जनरेट नहीं करता है, फायरवॉल ऐसा कुछ भी नहीं करता है, एंटीवायरस ऐसा कुछ भी नहीं करता है। वो फायरवॉल तो रोकने का काम हो गया, एंटीवायरस है वायरस को खोज करके हटाने का काम है। कोई कोड जनरेट नहीं करते हैं, अपना कॉपी फिर से नहीं बनाते रहते हैं। वो केवल किसका काम होता है? वायरस का, क्योंकि उसे फैलना होता है आपके पूरे कंप्यूटर में, हर सिस्टम में, हर जगह तक, ताकि वह वहां से डाटा को चोरी कर सके। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे का क्वेश्चन क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मालवेयर? और उसमें जो यूज नेट का यूज किया गया था, यूज नेट सबसे लास्ट ऑप्शन था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यूज नेट बेसिकली क्या होता है? न्यूज का इंफॉर्मेशन, यानी न्यूज जिसके थ्रू फैलाया जाता है एक जगह से दूसरे जगह पर, तो उसमें कहा जाता है यूज नेट का यूज हो रहा है। तो न्यूज के लिए यूज नेट का यूज किया जाता है। बेसिकली आप इतना बस ध्यान रख सकते हैं। Which of the following is a type of malware intentionally inserted into a software system that will save a malicious function when specified conditions are met? तो क्या होगा इसका आंसर? किनके बारे में बता दें? अच्छा, इन सभी चीजों के बारे में, बॉम्ब, ट्रोजन, स्पाईवेयर, लॉजिक बॉम्ब। तो ये देखिए, यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन को समझ लीजिए कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। मैं इसमें बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा सब में जो चीजें हैं क्या है। सबसे पहली जो चीज है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा मालवेयर, मालवेयर यानी कि क्या हो गया, जो गलत है, फॉल्स चीजें हैं, और वो आपके इंटेंशनली इंसर्ट किया गया है सॉफ्टवेयर सिस्टम में। क्यों इंटेंशनली, क्यों किया गया है? दैट विल सेट ऑफ अ मालिशियस फंक्शन।
ताकि आपके कंप्यूटर में मालिशियस फंक्शन को प्रिंट किया जा सके व्हेन स्पेसिफाइड कंडीशंस आर मेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरीके से अगर मालिशियस फंक्शन आपके कंप्यूटर में सेट किया गया है क्या कि कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन होंगे तभी वो क्या करेगा, वर्क करेगा। यानी कि जब स्पेसिफाइड कंडीशन इफ और देन हमने पढ़ा था, जिसमें इफ और देन कंडीशन यानी कि कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन के में ही वो वर्क अगर करता है तो उसे क्या कहा गया है, लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक का मतलब क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, इफ एंड देन, यानी कि जब भी स्पेसिफाइड कंडीशन की बात की जा रही है उसी में वो मालवेयर वर्क करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिक बॉम्ब। जैसे हमने कहा था कि अगर स्विच कंप्यूटर ऑन किया तो स्टार्ट हो जाएगा, ऑफ किया तो समाप्त हो जाएगा, यानी शांत हो जाएगा। तो यानी कि स्पेसिफाइड कंडीशंस उसके ऊपर क्या हो रहा है, स्टार्ट हुआ है, तो स्पेसिफाइड कंडीशन में ही वो वर्क कर पाएगा। तो उसके लिए जो नाम दिया गया था क्या दिया गया, लॉजिक बॉम्ब। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। वॉर्म क्या होता है, वॉर्म कुछ भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं रेंगते हुए आपके कंप्यूटर में, आपने पेन ड्राइव डाला उसकी हेल्प से आपके कंप्यूटर में आ गया या फिर कहीं भी, तो वो हमेशा प्रेजेंट रहता है और धीरे धीरे फैलते रहता है आपके कंप्यूटर में। तो ये जो चीजें हैं, वॉर्म जो है वो स्पेसिफाइड कंडीशन में ही आपके कंप्यूटर में आएगा और वर्क करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो इंटरनली वर्क करते रहता है। तो स्पेसिफाइड कंडीशंस के वहां पे कोई भी बात नहीं किया गया है। ट्रोजन के बारे में हमने क्या कहा था, हमने जो आपको बाहर से तो बहुत सही चीज दिखेगा। ट्रोजन क्या है कि आपको, जैसे हमने बात किया था घोड़ा जो बाहर से दिखा था, उन्होंने जीत का उसे सिंबल माना था, सभी लोगों ने ट्रोजन को क्या माना था, जीत का सिंबल। और उसे उन्होंने बोला कि उन्हें लगा कि ये तो हमारे जीत का सिंबल है, इसे अपने महल में ले आओ, और फिर वहां पर सारी चीज उन्होंने तबाह कर दी। तो इससे क्या हुआ है कि ट्रोजन उसे कहा गया है जो आपको देखने में सही लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उसे खोलोगे, उसके अंदर जाओगे, तो वो सारी चीजें फिर क्या करेगी, आपके कंप्यूटर में मालिशियस फंक्शन को प्रेजेंट कर देगी। और स्पाईवेयर किसे कहते हैं हम लोग, स्पाईवेयर सिंपली आप इसे कहते हो जो कि आपके कंप्यूटर में स्पाई कर रहे हैं, कि आपके कंप्यूटर से डाटा को चोरी कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रूपों में। अब जैसे कि कई बार आप सुनते होंगे कि एफबी के ऊपर बैन, मतलब इतने 1000 करोड़ का जुर्माना दिया गया है, लगाया गया है, या व्हाट्सएप के ऊपर भी लगाया गया है यूएस द्वारा कई चीजों पे। अभी जो हाल फिलहाल में आपको जो आपका बहुत फेमस था, क्या था, टिकटॉक। टिकटॉक के कलेक्ट करके आपको बिना जानकारी में वो कलेक्ट वो करते थे और उसे दूसरी जगह तक क्या करते थे, पहुंचाते थे। तो इसे क्या कहा गया कि ये जो है ये गलत है, और ये इसे ही क्या कहा जाता है, स्पाईवेयर कहा जाता है। यानी कि बिना आपके इंफॉर्मेशन के आपकी चीजों को दूसरी जगह तक वो क्या कर रहे हैं, पहुंचा दे रहे हैं या दे रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि कई चीजें, जैसे कि वो ऐसा करे भी क्यों है, उसके पीछे कई कारण हो सकता है। रॉन्ग इंटेंशंस भी हो सकते हैं, और वो आपके बिजनेस को बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि आपके चॉइस के बारे में पता चल जाएगा, तो वो उस हिसाब से आपके सामने चीजों को प्रेजेंट करेंगे। वो भी चीजें हो सकती हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर वो जो अकॉर्डिंग टू रूल जो करना चाहिए उससे अलग चीजें भी वो हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत ही आती हैं। न्यूज जो आया है वो चीजें क्या थी कि उसके फिर उसने उसमें डेवलपमेंट किया, तो वो क्या था कि वो जूम नहीं कर रहा था। जूम को क्या बताया गया था कि उस पर मतलब हैकिंग आराम से हो पा रहा था, यानी दूसरे कर रहे थे, वो जूम नहीं कर रहा था। अगर जूम ही खुद करता तो वो फिर गलत, वो स्पाईवेयर में आ जाता। लेकिन यहाँ पे जूम नहीं कर रहा था, कोई दूसरे रहे थे, लेकिन जूम पर आराम से कर पा रहे थे। फिर उसने सारी चीजों को टाइम के साथ आपका डेवलप किया और बेहतर अपना सिक्योरिटी सिस्टम, तो फिर सारी चीजें आपको वो सही हो गई। तो कहने का मतलब ये है, वहां पे जूम, वहां पे स्पाईवेयर नहीं कहा जाएगा। और जूम का अमेरिकन कंपनी है, वो दो चीजें हैं, ब्रिटिश चाइनीज अमेरिकन, दो कंपनी है। उसका जो अमेरिका में उसे डिजाइन किया गया है और चाइना के थ्रू उसे चलाया
जा रहा है। तो ये दोनों चीजें हैं, दोनों जगह से रिलेटेड है, तो दोनों ही चीजें कहा जा सकता है इससे। अब पबजी की बातें हम लोग बाद में करेंगे, अभी फिलहाल आगे हम लोग चलते हैं। Select the true statement about an operating system.